ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नाजिज मैन नाजिज मैन हिटलर जी। नाजिज मैन हिटलर। ठीक है, चैप्टर की जो शुरुआत करता है, शुरुआत में एनसीईआरटी में एक बच्चे की कहानी देता है। देखना, बच्चे का नाम क्या रहता है? हेलमथ। HELMUTH। एक बच्चा रहता है हेलमथ। ठीक है, इसका कहानी दिया है शुरुआत में। ये क्या करता है? सुबह में उठता है, जैसे सुबह में उठता है, अभी बेड पर ही रहता है, अभी मैंने पूरा उठता नहीं, बेड पर आता है तो देख सुनता है कि इसके माँ और बाप, मम्मी पापा अपने आप में बात कर रहे होते हैं, और ऐसा बात कर रहे होते हैं, थोड़ा टेंशन वाला बात कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉक कर रहे हैं, उसका पापा कहता है तो धीरे से कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि भाई ये लोग क्या बात कर रहा है, तो हल्का हल्का सुनाई देता है। उसका बाप कहता है कि मैं अकेले मरूं कि सब लोग को मारूं? अब वो दिन आ गया है, मुझे मरना ही पड़ेगा, या तो मैं अकेले मरूंगा या सब कोई मिलकर हम लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि जो हम लोग जीव्स के साथ किए हैं और वहाँ के जर्मनी के जो अपंग लोगों के साथ किए हैं, हमारे साथ भी अलाइड नेशन वही करने वाला है। हिंदी बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है? उसका पापा उसको बगीचे में लेके जाता है, हेलमत को। वहाँ पे उसको बच्चों की कहानी सुनाता है, बच्चों का गाना गाता है, मन लास्ट मिलन करता है, उसे अपने बच्चे से मिलता है। हर आदमी को अपना बच्चा प्यारा होता है, तो बच्चे से मिलता है, वहाँ उसके कहानी वानी सुनाता है, गाना गाता है, दोनों आदमी मिलकर। और उसके अगले दिन अपने ऑफिस में गोली मार के मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और हेलमत के जो पिताजी हैं, उनका जो कपड़ा हेलमत के घर में जो जलाया जाता है ना, पूरा खून से लदा हुआ कपड़ा है, पूरा खून, पूरे कपड़े में जब गोली मारते हैं तो पूरा ब्लड पूरे उसके वर्दी में लगा हुआ है, खून से लदा हुआ वो कपड़ा है। अब उसको और हेलमत, उसके पिताजी का, और उस कपड़े को देखकर हेलमत के जो है ना ट्रॉमा में चला जाता है वो बेचारा। उसको हमेशा डर लगा ही रहता है, अपने घर से फोबिया हो जाता है। अपने घर में 9 साल तक वो खाना नहीं खाता है, 9 ईयर्स तक वो खाना नहीं खाता है। उसको ये डर लगता है कि कहीं हमारी मम्मी जहर ना मिला के हमको भी मार दे, कि समझे? अब तुम लोग ताज्जुब हो रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना एकदम स्वाभाविक है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। हेलमेट के पिताजी मर गए, क्यों मरे? तो देखिए, हेलमेट के पिताजी एक डॉक्टर रहते हैं जी, एक डॉक्टर रहते हैं, और डॉक्टर में वो फिजिशियन रहते हैं। फिजिशियन कौन होता है? लो जो दवा देता है, लो चीड़फाड़ नहीं करता है लो। लेकिन ये हिटलर के बहुत बड़ा सपोर्टर रहते, एडोल्फ हिटलर के, जो नाजी पार्टी है, जो आपको हम लोग पढ़ेंगे 1932 से लेकर 1945 तक जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर रहता है। ये पूरा जर्मनी का डिक्टेटर है, और हिटलर द्वारा जो क्राइम किया गया है जघन्य अपराध है। हिटलर क्या करता है? आपको 60 लाख जीव्स को मारता है, यहूदी को। 10 लाख पोलैंड वाले को मारता है, 10 लाख। 2 लाख जिप्सीज को मारता है। जिप्सी जो हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह इस एरिया से गए हैं ना, और जो वहाँ गरीब है, रोड पे रहते हैं, उनको 2 लाख उनको मारता है। और 70,000 वहाँ के अपंग लोग को मारता है, जो लोकल जर्मन है उनको मारता है। कहता है कि आप लोग जो है ना हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, तुम लोग रहोगे तो हमारा देश जो है ना कभी कामयाब नहीं होगा। हिटलर का सपना रहता है कि पूरे यूरोप पे कब्जा हम करेंगे और दुनिया में भी कब्जा करेंगे, बड़ा सा एक साम्राज्य बनाएंगे जर्मनी का। वो हिटलर का सपना रहता है। इसी सपने में उनका मदद हेलमत के पापा भी करते हैं। 1945 में लड़ाई खत्म होता है। 1939 से तुम लोग पढ़ोगे, 1939 से
1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, इसमें हिटलर रहता है, माने जर्मनी रहता है, जर्मनी का साथ देता है आपको, ओटमन एम्पायर देता है, ठीक है, जापान देता है, अपोजिट में रहता है रसिया रहता है, अमेरिका रहता है, फ्रांस रहता है, यूके रहता है। जर्मनी इसमें हार जाता है, 1945 के युद्ध में जर्मनी हार जाता है। जब जर्मनी हार जाता है तो ये जैसे पता लगता है हिटलर को अब हम लोग हार गए, रसिया की आर्मी जर्मनी के बर्लिन तक घुस जाती है, हिटलर के घर तक घुस जाती है। जो भी अलाइड नेशन है उसके आर्मी इसके घर तक आ जाते हैं। तब हिटलर को लगता है अब तो हम नहीं बचेंगे, तो बंकर होता है, बंकर समझते हो ना, जमीन के नीचे जो घर बनाया जाता है, तो उसी बंकर के नीचे हिटलर जो है ना, और उसका प्रचार मंत्री होता है, हिटलर होता है, उसकी पत्नी होती है, और गोएबेल एक उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री, मैंने झूठा प्रचार करके हिटलर को सत्ता में लेकर आया था। अपने यहाँ नहीं होता है मित्रों, वोट दो 15 लाख आपके खाते में जाएंगे, इसी को बोलता है प्रोपेगेंडा बोला जाता है, इसको इंग्लिश में प्रोपेगेंडा शब्द दिया गया है, प्रोपेगेंडा। यहाँ तो अक्सर नेता अपने यहाँ इंडिया में तो मैक्सिमम नेता कौन से जीतता है, प्रोपेगेंडे से जीतता है। एक बार प्रचार झूठा कर दिया उसके बाद कौन देता है, कौन अपना वादा पूरा करता है, कोई वादा पूरा करता है नहीं ना, पूरा करता है। तो ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते हैं, ये हिटलर और पूरा हिटलर की फैमिली 1945 में, ये 1945 में अप्रैल मई के आसपास में, अप्रैल मई में ये लोग वहीं पे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, युद्ध के समाप्ति होने के बाद। अब ये डॉक्टर साहब बच जाते हैं, तो डॉक्टर को टेंशन आता है कि भाई हिटलर साहब तो गया, अब हमको भी मारेगा लो, ठीक है, तो इसको टेंशन रहता है, तो ये भी मर जाता है। अब इसको देखकर हेलमट जो है ना शॉक में चला गया, बेचारा ट्रॉमा में चला गया। अब तुम कहोगे हमारा भाई चैप्टर का था मेन विलन ही मर गया, चाहे हीरो जो बोलो, हिटलर तो मर ही गया, शुरुआत में मार दे रहा है, 1945 लास्ट में लिया जा रहा है, इसका मतलब पूरा फिल्म कहाँ चलेगा, फ्लैशबैक में आपका चलेगा, पूरा फ्लैशबैक में हम लोग चलेंगे। शुरुआत यहाँ से एनसीईआरटी करता है, उसके बाद फ्लैशबैक में लेकर जाता है कहाँ, 1914 में। अब चलिए, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था। उसमें क्या ऐसा कारण हुआ था कि हिटलर का उदय हुआ, आखिर हिटलर सत्ता में आया कैसे, क्या कारण बना, ठीक है। अब चलिए रिटर्न होते हम लोग कब, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार थोड़ा सा देखेंगे जी। आप लोग को ये नहीं पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा दिया है लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी देखिए। पहले यूरोप जो था टेक्नोलॉजी में पहले आगे आया, सबसे पहले यूरोप बहुत कमजोर था, गरीब था, धर्म आंधता था, सब लोग धर्म पे विश्वास करता था। लेकिन 14 शताब्दी में जो है ना, सेंचुरी में, वहाँ नौ जागरण हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ, टेक्नोलॉजी में आ गया। जब टेक्नोलॉजी में आ गया है ना, तो वो लोग ऐसा ऐसा मशीन बनाया, अब पूरे विश्व में कब्जा करना शुरू कर दिया। हर देश 5 गो 10 गो देश पे कब्जा करता था, ठीक है। हाँ, बैठो हम लोग पढ़ाते हैं, समझे। तो हर देश 5-10 देशों पे, अलग गरीब देशों पे कब्जा करता था। देखो इन लोगों का धंधा क्या था। ये यूरोप अमीर देश है, मतलब टेक्नोलॉजी में अमीर है, पैसा में भी अमीर है, एकदम गरीब देश को पकड़ेगा, वहाँ पर शासन करेगा, और वहाँ टैक्स लेगा ज़्यादा, और कुछ टैक्स वहाँ खर्चा करेगा, कुछ टैक्स लिया के अपने घर में यहाँ खर्चा करेगा। इसी को बोला जाता है कॉलोनिज्म बोला जाता है। और यूरोप का हर देश चाहता था हमारा कॉलोनी ज़्यादा हो, हमारा कॉलोनी ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा कॉलोनी किसका था, ब्रिटेन का। तो सब लोग चाहेगा कि कॉलोनी ज़्यादा हो, तो सब लोग में अंदर अंदर मन मुटाव था कि भाई हम जीतेंगे, वो वहाँ कब्जा कर लिया, हम कब्जा नहीं कर लिए। तो अंदर अंदर साइकोलॉजिकल लड़ाई सब में चल रही थी, शीत युद्ध चल रही थी। दूसरी बात, जैसे देखा कि ये कब्जा कर रहा है, तो एक दूसरे से संधि करना शुरू किया कि हम लड़ाई लड़ेंगे ना, तू माना मेरे साथ, उससे संधि कर लिया, उससे संधि कर लिया। एकदम ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया ना, बस एक चिंगारी लगेगी तो पूरा यूरोप जलने लगेगा, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था ये लोग। तो इसमें देखो, यहाँ पे था तुम्हारा
ऐसे रफ मैप बना रही है, जर्मनी है, ये जर्मनी है। इसके नीचे था ऑस्ट्रिया, हैम्सबर्ग एम्पायर, यहाँ था ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है जर्मनी जी। यहां पर ऑस्ट्रिया है, ठीक है। यहां पर है बेल्जियम और यहां पर है फ्रांस, ये है फ्रांस। यहां पर है इटली, ऐसे इटली मान लो। और नीचे एक छोटा सा देश है सर्बिया, ये है सर्बिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्हीं लोगों ने तांडव, माने यहां से शुरू हुई थी। देखिए होता क्या है, ऑस्ट्रिया के, सॉरी हाँ, ऑस्ट्रिया के एक राजा रहते हैं, उनका नाम है फ्रांज जोसेफ, ये ऑस्ट्रिया के राजा है। आर्कडुक बोला जाता है, आर्कडुक, आर्चडुक बोला जाता है उनको, राजा नहीं बोलकर आर्चडुक बोला जाता था उस समय, ठीक है ना। फ्रांस जोसेफ, इनके 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे, तीनों निकम्मे, ये तीनों को राजा नहीं मानता था, प्रिंस नहीं बनाया। इसका एक भतीजा था जो बहुत लायक था, उसका नाम था फ्रांज फर्डिनेंड। इसको इन्होंने बोला, ऑस्ट्रिया के जो किंग थे, इन्होंने बोला कि जिस दिन हमारी मौत हो जाएगी तो हमारे बेटा राजा नहीं बनेगा, फ्रांज फर्डिनेंड हमारा भावी राजकुमार है। प्रिंस बोला जाता है, इंग्लिश में प्रिंस बोला जाता है, हिंदी में उसको राजकुमार बोला जाता है, ठीक है। ये घोषित कर दिए। यहां पर इन्होंने 1908 में एक छोटे से देश पे कब्जा किया था जिसका नाम है बोस्निया। ये बड़ा एम्पायर है, जर्मनी उस समय बहुत ताकतवर था। यहां पे है बोस्निया। 1908 में ऑस्ट्रिया इस पे तत्कालीन कब्जा किया था, ठीक है। अब ये जो है ना, फ्रांज फर्डिनेंड को जब घोषित कर देते हैं कि राजा तुम बनोगे, तो फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी दोनों पूरा ऑस्ट्रिया के भ्रमण पे निकल जाते हैं कि पूरा देश को हम लोग घूमेंगे। खासकर हमको लग रहा है पत्नियां बोली कि चले के घूमे, राजपाट देखा जाए ना। खुफिया विभाग बोलता है कि सर यहाँ नहीं जाइएगा बोस्निया में, क्योंकि बोस्निया को अभी आप अभी ना कुछ दिन पहले कब्जा किए हैं लोग। तो बोस्निया और सर्बिया, और यहाँ पर आता है ये पूरा है रसिया, ये पूरा एरिया क्या है, रसिया। बोस्निया में, सर्बिया में और रसिया में एक तरह के लोग रहते हैं, स्लाव लोग रहते हैं। तो बोस्निया के लोग चाहते हैं ना कि ऑस्ट्रिया का कब्जा छूट जाए, हम लोग आज़ाद हो जाए। कब्जा किसी पे करोगे तक चाहेगा ना कि हम छूट जाएं। अब देखिए 28 जून की बात है, 28 जून 1914 को ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया का जो फ्रांज फर्डिनेंड है, जो प्रिंस है, यहाँ इसकी राजधानी है सेराजो, वहीं पे जाते हैं घूमने, शाही सवारी होती है, शाही टूर होता है। यहाँ का एक लड़का रहता है, 19 वर्ष का लड़का, प्रिंसेप नाम है उसका। वो प्रिंसेप क्या करता है, 2-3 लड़कों के साथ मिलकर फ्रांस फर्डिनेंड उनकी पत्नी की हत्या करता है गोली मार का। अब लो, पहले से तो यूरोप में इतना टेंशन चल रहा था, पूरा यूरोप बारूद के ढेर पे था, एगो चिंगारी की बस बात थी। अब फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार देता है, फ्रांस फर्डिनेंड मर जाते हैं। अब ऑस्ट्रिया का राजा कौन है, फ्रांज जोसेफ है, बूढ़ा आदमी था, वो कुछ जानता होगा, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। ऑस्ट्रिया के जो आम आदमी है ना, वो कहता है कि सर्बिया के लोग उसको, राजा को बोलता है कि हमारा राजा मरा, उनसे बदला लेना है हमको, सर्बिया इन्वेस्टिगेट कराओ, जो मारा था उसको ये करो, ठीक है, सजा दो। लास्ट में फ्रांज फर्डिनेंड, फ्रांज जोसेफ जो है, इनका सेनापति जो है ना, 23 जुलाई को, 23 जून है, 28 जून है, 23 जुलाई को 10 डिमांड करता है सर्बिया से कि भैया 10 डिमांड तुम मान लोगे तो तुमको हम बकस देंगे। 8 गो डिमांड वो मान लेता है, 2 गो डिमांड जो है, बिना लड़ाई किए तुम सरेंडर बोल दो, ऑस्ट्रिया में मिल जाओ, बिना लड़ाई के। कोई ऐसा देश है जो मानेगा बिना लड़ाई के सरेंडर करेगा? ये सर्बिया सरेंडर नहीं करता है, कहता हम लड़ेंगे, हम नहीं सरेंडर करेंगे। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देता है ये, ठीक है। तो अब तक रसिया इसका सपोर्टर है, क्योंकि रसिया, सर्बिया और बोस्निया में तीनों में एक ही टाइप के लोग रहते हैं, स्लाव लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं।
अब पहले सीन में ट्रीटी हुई थी और रसिया इसके सपोर्ट में अपना आर्मी उर्मी इकट्ठा करने लगता है। वहीं हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो है जार निकोलस द्वितीय आर्मी उर्मी इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही पता जर्मनी को लगता है, अब जर्मनी इसके सपोर्ट में आता है, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आता है, कहता है अब तुम साइड में लोग, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं मेरी लड़ाई, अब हम लड़ाई लड़ेंगे। अब जर्मनी आ जाता है ताव में एकदम। जर्मनी का जो उस समय राजा था विलियम केसर टू था जी, विलियम केसर टू, यूएम रहेगा, विलियम टू मानो ना उसको, विलियम केसर टू था जर्मनी का उस समय का राजा। एकदम जोश में आया, कहता अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है ऑस्ट्रिया, ये लड़ाई अब हमारी है, अब हम लड़ाई लड़ेंगे। वास्तव में जर्मनी बहुत पावरफुल देश उस समय हुआ करता था, क्योंकि 10 क्लास में पढ़िएगा 1871 में यहाँ का प्रधानमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, बिस्मार्क होता है। जर्मनी छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ है, उस जर्मनी को इकट्ठा करता है, यूनिफिकेशन करता है, जर्मनी अब बड़ा देश बन जाता है, बड़ी आर्मी, पैसा वैसा सब होता है। अब घमंड में विलियम साहब चूर थे, नहीं अब लड़ाई हम लड़ेंगे। 1 अगस्त को विलियम ने रसिया के खिलाफ 1 अगस्त को रसिया के खिलाफ ये युद्ध की घोषणा कर देते हैं विलियम टू। ठीक है, रसिया का फ्रेंड था फ्रांस। अब फ्रांस बोलता है जर्मनी से कि अगर तुम रसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, इसीलिए अभी समय है तुम मान जाओ। अब जर्मनी कहता है कि भाई अब रसिया को छोड़ो, सर्बिया को छोड़ो, पहले फ्रांस को मारो, पहले बहुत तुम बोल रहे हो, पहले तुमको मारेंगे। अब 3 अगस्त को ये फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है जर्मनी। अब ऑस्ट्रिया साइड में अब जर्मनी मेन लीड कर रहा है, 3 अगस्त को इसकी घोषणा करता है। यहाँ पे पेरिस है, ये है बेल्जियम। ठीक है, इधर से जाएगा तो समय लगेगा, तो बेल्जियम के रास्ते से पेरिस पे कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी उतार देता है जर्मनी। बेल्जियम बोलता है हम नहीं जाने देंगे, हमारे देश से तुम क्यों जाओगे भाई, वायलेशन है। कहता रे भाई पहले रसिया को छोड़ो, सर्बिया को छोड़ो, फ्रांस, पहले बेल्जियम को मारो। ये बहुत फड़फड़ा रहा है। अब इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है, बेल्जियम के खिलाफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया जर्मनी मिलकर इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। यहाँ पे देखिएगा समुंदर है, इसके बाद यहाँ पे जो है ना यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के साथ ये बेल्जियम का संधि हुआ रहता है, ट्रीटी साइन होता है कि अगर बेल्जियम पे कुछ होता है तो यूनाइटेड किंगडम उसकी रक्षा करेगा। अब यूनाइटेड किंगडम कहता है कि अगर तुम एक भी सेना बेल्जियम पे उतारोगे, एक कतरा खून अगर बेल्जियम के धरती पे गिरा तो समझेंगे मेरे धरती पर है। अब फिर जर्मनी जोश में आता है, कहता है पहले साले सबको छोड़ो, पहले मारो यूके को। अब 8 अगस्त को क्या करता है, 8 अगस्त को जर्मनी यूके के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब लो युद्ध शुरू हो जाती है। अब इधर है कौन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। चले इधर एक बड़ा सा पहले देश हुआ करता था, 56 देश पे कब्जा था, ओटोमन एम्पायर, इसको सुलेमानिया एम्पायर बोलते थे। ओटोमन एम्पायर भी इसमें कूद जाता है, इसके तरफ से, जर्मनी के तरफ से। एक इधर देश आएगा बुल्गारिया, वो भी इन लोग की तरफ से कूद जाता है। मैंने 4 देश लड़ाई कर, इटली के साथ इनके संग था, इटली आने वाला था, लेकिन 1 साल इटली देखता है और फिर देखता है कि ये लोग कमजोर पड़ेगा तो इधर भाग जाता है। अब इस साइड है फ्रांस, इटली भी अब साथ हो गया है, रसिया भी साथ में है, यूके भी साथ में है। 4 देश इधर है, लड़ रहा है जर्मनी के खिलाफ। और इधर है जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ओटोमन एम्पायर है, और बुल्गारिया एक छोटा सा देश इधर है, वो भी है, और सर्बिया इनके साथ है, ऑफ कोर्स इनके साथ है। इस तरह लगभग जुड़ते जुड़ते 37 देश जुड़ गए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप सब मिलकर 37 देश जुड़ गए। लड़ाई चालू हो गई 1914 में, ठीक है ना। 1918 तक ये लड़ाई खत्म हो गई, जर्मनी की हार हो जाती है। 1917 में रसिया हट जाएगा, क्योंकि रसिया में राजा हट जाएंगे, तुम लोग पढ़े होगे चैप्टर 2 में। जार निकोलस द्वितीय खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो कम्युनिस्ट बोल्शेविक जो आएगा ना तो रसिया ही हट जाएगा। लेकिन रसिया जैसे हटेगा यहाँ से यूनाइटेड स्टेट इसमें 1917 में घुस जाएगा, ठीक है। तो 1918 तक ये युद्ध खत्म, किसकी हार, जर्मनी की हार, समझे। अब जर्मनी हार जाता है, समझे जी। अब देखो बाबू, जैसे जर्मनी हारता है तो यहाँ का जो विलियम सेकेंड है यहाँ से भाग के इधर हॉलैंड में जाके छुप जाता है। विलियम केसर जो 2 था, बहुत घमंड में बात करता था,
इनकी हालत खराब, ये भाग के जाकर हॉलैंड में छुप जाते हैं। हार गए, वार हार गए। ठीक है, जर्मनी को टुकड़ों में बांटता है। यहाँ से एक पोलैंड अलग देश होता है, कुछ फ्रांस ले लेता है, कुछ इधर रसिया ले लेता है, ऑस्ट्रिया तक कई देशों में बढ़ जाता है, बोस्निया अलग, एक क्रोशिया अलग, कई देशों में बढ़ जाता है ऑस्ट्रिया। ओटोमन एम्पायर पूरा देश खत्म। तुम्हारा इराक अलग, ईरान अलग थी, तुम्हारा अभी जो हुआ था सीरिया अलग, किसी पे फ्रांस का कब्जा, किसी पे यूके का कब्जा, किसी पे इटली का कब्जा, सब मित्र देश अपने में बांट देता है। तीनों की कहानी खत्म हो जाती है। देखिए, ठीक है, तो ये देखिए उन, अब आपको कहाँ से पढ़ना है, तुम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 कौन हारता है? जर्मनी। जर्मनी जब वर्ल्ड वार 1 हार जाएगा, हाई जर्मनी है, तो जर्मनी के हारने के बाद विलियम 2 यहाँ से गायब। जर्मनी में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई चाहिए ना। तो यहाँ पे जो डेप्यूटीज थे, जो राजा रहता है तो राजा के अंदर भी बहुत सारे मिनिस्टर चुनाते हैं, इलेक्शन से चुनाते हैं। तो जो डेप्यूटीज थे कुछ लोग मिलकर, वीमर एक जगह है, शहर है यहाँ पे वीमर, यहाँ पे ये लोग मिलता है लोग, और यहाँ पे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, वीमर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाता है, और 18 साल से ऊपर के सभी मर्द औरतों को वोट देने का अधिकार लेकर आता है ये लोग, वीमर रिपब्लिक लोग। इसका नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कब होता है? 1919 में, माने 1918 के बाद 1919 में वीमर रिपब्लिक का बर्थ हो जाता है। ठीक है, अब जर्मनी हार गया था तो ट्रीटी होना है। यह हो गया बेल्जियम, ये फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, पेरिस में महल है वर्साइल, वर्साइल फोर्ट है, वहीं पे ट्रीटी होना था, पेरिस की ट्रीटी, वर्साइल ट्रीटी ऑफ वर्साइल उसका नाम दिया गया, पेरिस शांति समझौता बोला गया। अब यहाँ पे जो इसके हेड रहेंगे वही ना जाएंगे जी, अब वीमर लोग, ये वीमर लोग जाते हैं, ये जो भी डिप्यूटीज है यहाँ पे जाते हैं वर्साइल संधि में भाग लेने। जैसे वर्साइल में जाते हैं तो इनको कुछ बात बताता है, हजारों पेज की संधि है, कई बात है, जिसमें कुछ बात मुख्य बताता है, जो विदेश की जितनी कॉलोनी थी इनकी खत्म। जर्मनी ने विदेश में जितना कॉलोनी बनाया था, गरीब देशों पे कब्जा किया था, विदेश की कॉलोनी खत्म। वो कौन ले लिया? यूके, फ्रांस, इटली, रसिया, यूएस से सब अपने में बांट लिया लो, बाहर की कॉलोनी गई। ठीक है ना, 13% इनका लैंड भी गया, जमीनों 13% छीन लिया। ठीक है, और क्या गया? 10% इनका पॉपुलेशन भी चला गया, अलग देश बना दिया, 10% पॉपुलेशन वो चला गया। 75% इनका आयरन ले लिया लो, 75% आयरन, और 26% कोल भी ले लिया, कोयला यू ले लिया, और एकदम भिकमंगा बना के छोड़ेगा इसको। और क्या बोला? डीमिलिटराइज करोगे, यानी कि तुम बहुत कम आर्मी रखोगे, लेस आर्मी, एकदम काम चलाऊ भर आर्मी रखोगे, दंगा उंगा फरियाने के लिए, बस तुमको ज्यादा आर्मी वाला नहीं रखना है। और यहीं तक नहीं, 6 बिलियन पाउंड का तुमको कंपनसेशन देना है, और 2021 तक ही देना है। 19 से समझौता रहे, 2 साल के अंदर तुमको 6 बिलियन पाउंड देना है, और पाउंड भी नहीं देना है, इसका तुमको गोल्ड देना है सभी मित्र राष्ट्रों को, समझे? और आगे बोला वार गिल्ट, गिल्ट हटी है, वार गिल्ट क्लॉज पे साइन करना है। वार गिल्ट क्लॉज था कि अब तुम मानो कि तुमने गलती किया है। वीमर रिपब्लिक ने बोला हाँ
हमने ये लड़ाई किया है, इसमें हमारी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, इन लोग साइन किया। ये नवंबर का समय में 1919 यहाँ से साइन करके जैसे रिटर्न होकर यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं। अब जर्मनी के लोग कह रहे हैं कि देखो साला नवंबर क्रिमिनल सब आ गया। जर्मनी के लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने सब है काम किया ना, है हमारे देश की जो बेइज्जती किए हो, देश को बर्बाद किए हो, तुम लोग बर्बाद किए हो, वीमर रिपब्लिक बर्बाद किया। इस बेचारे में क्या गलती है? वो तो उस समय की मांग थी, साइन नहीं करता तो और मारता लोग और इसको टुकड़ों में मार देता। मजबूरी से ना साइन किया लो, ये इनको फोर्स किया गया साइन करने के लिए। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, वीमर रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगे कि तुम लोग हुई हो जो कॉलोनी गायब किया, 13% लॉ एंड हो गया, 10% पॉपुलेशन हो गया, आयरन भी गया, कोल भी गया, आर्मी भी गया, पौंड हमको इतना पौंड देना भी है, और मान के भी आ गए कि हम लोग ने क्राइम किया, तुम ही लोग क्रिमिनल हो, यू आर नवंबर क्रिमिनल्स। इनको बोला जाने लगा वीमर रिपब्लिक। इनके सपोर्टर कौन थे? इनके कुछ सपोर्टर थे, इसमें थे कैथोलिक थे, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेटिक थे। उनको भी ये लोग चिढ़ाने लगा। सब गांव जो जर्मनी के लोग, कहीं लोग जाता था ना तो कहता है नवंबर क्रिमिनल आ गया, ये क्या देश चलाएगा, ये तो क्रिमिनल है, देश को बेच दिया है, सब ये देश बेची हुआ पार्टी है, देश बेच दिया है। ले मजाक उड़ाता था, पूरा जगह मजाक उड़ाता था वीमर रिपब्लिक का, कोई इनका इज्जत नहीं करता था। अब देखिए ये इधर कहानी चल रहा है, इधर हिटलरवा धीरे धीरे जाग रहा है। ये इधर ये कहानी जर्मनी में चल रहा है। ये कब की कहानी है? 1919 में, ये 1919 में। अब दोनों पैरेलल कहानी चलेगी। एक वीमर रिपब्लिक लोग अपने सत्ता में रहेंगे, वीमर रिपब्लिक लोग तो सत्ता में रहेगा ही। देखो ये जर्मनी का, ये दोनों कहानी पैरेलल चल रहा है। भले लोगों को पता नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों एक साथ देखोगे तो मजा आएगा तुम लोग। एक साइड इधर वीमर रिपब्लिक है, कब आता है? 1919 में आ जाता है वीमर रिपब्लिक, सत्ता में आ जाता है। जब आता है तो क्या लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये सत्ता में आते हैं, ठीक है। और उसी समय में हिटलर जो है ना, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर रहता है, लेकिन बच्चा रहता है, 19 साल का बच्चा रहता है। हिटलर का जन्म होता है 1889 में, ठीक है। तो इधर 11 साल इधर और 14 साल उधर, 14 और 11 25 साल का लड़का रहता है उस समय। मैं से आर्मी में फ्रंट मैसेंजर का काम करता है। मैंने कहीं मान लो कि हमारा अपोजिट टीम वाला का इथी है, 10-12 को आर्मी है लो, तो हम अपने आर्मी बकरी चराते रहेगा, अपने आर्मी को जाके बोल देगा अरे हेने छुपा हुआ है सब, तो जाके मार देगा। तो ये मैसेंजर का काम करता था हिटलर बा। इसके लिए बहुत बड़ा ब्रेवरी का उसको प्राइज भी मिला हुआ था, कई बार मेडल मिला हुआ था मैसेंजर में। जब जर्मनी हार जाता है तो हिटलर को जो बहुत दुख लगता है, फुरियस हो जाता है, एकदम आग बगुला कि जर्मनी कैसे हार गया। बचपने से हिटलर आग था, वो बचपने से बारूद था, तो उसको एकदम गुस्सा होता है जर्मनी हार कैसे गया, इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे, ठीक है। तो एक पार्टी ज्वाइन करता है, जैसे 1919 में जो है ना हिटलर जर्मन सोशल पार्टी ज्वाइन करता है, जर्मन वर्कर पार्टी जी, हाई पार्टी ज्वाइन करता है 1919 में हिटलर, जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करता है 1919 में, ठीक है ना। दोनों एक साथ है पैरेलल। देखो इधर 1990 में ये लोग सत्ता में आ रहे हैं, ये अपोजिशन में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है। इनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, किसी ना किसी को तो पसंद करेगा ना। अब देखिए अब और किसको? हाँ जर्मन वर्कर पार्टी, यही कंफर्म कर रहे थे। हिटलर 1990 में जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करता है। अब इसका नाम रख देता है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। माने जर्मन वर्कर पार्टी है, इसमें क्या नाम रहता है? नेशनल सोशलिस्ट नाम रहता है। इसका हिटलर ने ये नाम रख दिया बाद में,
नेशनल सोशलिस्ट नाम जोड़ दिया, जर्मन वर्कर पार्टी, इसी को शॉर्टकट में नाजी भाषा में बोलते हैं, जर्मन भाषा में बोलते हैं नाजी पार्टी बोला जाता है, इसी का नाम है नाजी पार्टी, इसी यही हो जाता है नाजी पार्टी। ठीक है, ये ऑपोजिशन में रहता है। ठीक है, इधर आइए, इसको अब यहीं पॉज कीजिए। अब इसमें देखिए ये लोग क्या करता है, एक तो गाली सुन रहा है चारों तरफ। 1923 में ये वीमर रिपब्लिक होता है कि जो लोन तुम $6 बिलियन का दिए हो ना, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, $6 बिलियन का लोन नहीं देंगे। तब इधर बगल में फ्रांस है, इसका इतना दूर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया पे कब्जा कर लेता है, अब ये मेरा हो गया। अब देखो खिसियाही बिल्ली खंबा नोचोला का हाथ सुने हो, जैसे कोई कमजोर आदमी है, बरियार आदमी जब उसको मारता है ना, तो कमजोर का आदमी तो देख रहा है कि हम मारने लायक नहीं है, तो क्या करता है, बरियार आदमी को मारेगा नहीं, अपने ही हाथवा काटेगा, ला मारा, अपने हाथवा काटेगा, अपने माथा फोड़ेगा, अपने चीरेगा ब्लेड, कि पुलिस की तरफ से पुलिस आएगा तो हमको प्रेफरेंस कर देगा। ये वीमर रिपब्लिक लोग उससे लड़ते नहीं है, लोग अंधाधुन पैसा छापता है, लोग रेकलेसली प्रिंटेड करता है नोट को, रेकलेसली इतना ना प्रिंट करता है कि $1 9 करोड़ रुपया जर्मन के बराबर होता है। बताओ ना, महंगाई चरम सीमा पे चली जाती है। ये 1923 की बात है, $1 9 करोड़ रुपया चला जाता है, इतना महंगाई। ज़्यादा जब मार्केट में पैसा हो जाता है, तुम लोग के पास अभी पैसा नहीं है तो चुपचाप यहाँ से निकलोगे, घरे जाओगे, और जैसे तुम लोग के पॉकेट में 500 रुपया आ जाएगा ना, तो यहाँ से निकलोगे, भूख लग गई भाई, ये लोग ये चटपटन महक आ रहा है चाट का, तुम लोगों को ठंडा पी लिया जाए। जब पैसा आने लगता है तो आदमी का शौक बढ़ता है, तो सब लोग, जब सब पैसा ज़्यादा छप गया तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो सामान की तरफ लोग दौड़ेगा, सामान की तरफ लोग दौड़ेगा तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो महंगाई एकदम चरम सीमा पे हो गई, लोगों का जॉब खोने लगा, लोग जॉब अपना खोने लगा, इतना ना गरीबी हो गई कि अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करने वाले लोग एक तख्ता पे लिखता रहता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए तैयार है, गली गली में घूमता था लोग, समझे, बहुत गरीबी। नौजवान जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से क्रिमिनल बन जाता था, छीना छपटी का काम करने लगा। ये देखो, ये हालत खराब, ये हालत और ख़राब कर रहा है लोग, और जितना हालत ख़राब होगा हिटलर उतना ऊपर उठेगा। अपोजिशन पार्टी क्या करे, अपना धीरे धीरे ये समा बांध रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लोगों को बता रहा है, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखा हुआ है। हिटलर का जो स्टाइल था ना वो अलग था, कहीं भी जाता था ना, छोटा काम भी करता था ना, एकदम बढ़ा चढ़ा के करेगा, पहले जाएगा तो स्वास्तिक रहेगा, नाजी प्रणाम करेगा, लो सैल्यूट करेगा, लो मारेगा एकदम, और जहाँ जाएगा तो लोकल, वहाँ का लोकल चीज़ें जान जाएगा। जैसे बेतिया आएगा कोई, मान लो जैसे हाजीपुर जाना है, हाजीपुर केला खेती ज़्यादा होती है, वहाँ के कुछ रिचुअल होगा तो वहाँ जाएगा तो केला का पहले पूजा कराएगा, तो भाषण देगा कि हम जर्मनी का इज्जत वापस ला के रहेंगे, हम अलाइड पावर से बदला लेकर रहेंगे, ऐसा भाषण देता था। बहुत बेस्ट वक्ता था, बहुत बेस्ट वक्ता था। ये अपना अंडरग्राउंड प्रचार करना शुरू कर दिया, इन लोगों का डाउनफॉल हो रहा है। इधर हिटलर क्या करता है 1923 में जी, एक जगह है बेवरिया, है देखो लोग, बेवरिया एक जगह है, उस पर कब्जा कर लेता है, लेकिन फिर पुलिस पकड़ लेती है, जेल देती है, लेकिन फिर छोड़ देती है इसको। ठीक है, 1923 में तो लोग का हालत खराब। 1924 में अमेरिका, देखो अमेरिका बड़ी चालाक है, अमेरिका शॉर्ट टर्म एक लोन देता है, डवेस प्लान बोलते हैं इसको, डवेस प्लान बोलता है, DAWES, डवेस प्लान। वहाँ का शायद राष्ट्रपति था डवेस, उसी वही प्लान करता है। जैसे मान लो तुम्हें 4 लाख का तुम्हारे पास पहले से लोन है, मान लो 4 साल में चुकाना है, हम क्या करते हैं, तुमको हर साल 1.5 लाख का लोन देते हैं, और लोन वो चुका दो, और लोनवा किससे लियो, हम ही को ना देना है, लोन वो चुका दो, अब 50,000 में अपना कुछ डेवलपमेंट भी कर लो। तो 1924 में डवेस प्लान आता है, तो लोन भी देता रहता है कुछ लोगों को जो इसका है, अपने देश में कुछ डेवलपमेंट भी कर रहा है लोग, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है 1924 में, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है। लेकिन अमेरिका का एक्सचेंज जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, 1929 में अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम कर जाता है, वॉल स्ट्रीट जिसको बोलते हैं। अब भाई हम जिसको कर्जा दे रहे हैं, हम ही कर्जा में हो गए, हम ही जब गरीब हो जाएंगे तो हम कर्जा देंगे,
अब ये क्या करता है, डवेस प्लान को खत्म कर देता है। अब डवेस प्लान खत्म करता है तो इनकी स्थिति फिर उसी तरह हो जाती है, फिर पुराने जमाने की तरह, फिर गरीबी, लोग एकदम हर जगह बेरोजगार हैं, प्रोडक्शन 40% डिक्रीज हो गया है, लोग के पास काम नहीं है, क्रिमिनल बन रहे हैं, रोटी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ पे जॉब की तो खैर बातें छोड़ो। 1928 में यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो जर्मनी यहाँ पे इसको मात्र 1928 में इलेक्शन होता है, तो मात्र 2.7% इसको वोट मिलता है नाजी पार्टी को। अब 28 से ये लोग कमर कसता है नाजी पार्टी लोग, अब मौका मिला है। 28 में इसकी हालत खराब जर्मनी की, हर जगह गरीबी है, लोग भूखमरी से परेशान हैं, जॉब नहीं है, पट्टा बांध के लोग घूम रहा है, और उसी को इनकैश करता है हिटलर। वाह, हर जगह प्रचार करता है कि ये मौका है तुम लोग को, हिटलर मसीहा है। उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, हिटलर जल्दी से प्रचार नहीं करता, उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर वह जाकर कहता था, गेबेल, GOE, गेबेल बोलते हैं, गेबेल, और जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं वो, GOEBL, ये है प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। उसका झूठा प्रचार करता था, कहता था तुम्हारे लिए एकमात्र मसीहा हिटलर है, वही एक आदमी है इस धरती पर जो हमारी जर्मनी की खोई इज्जत वापस ला सकता है। अब तुम्हारे हाथ में है, नवंबर क्रिमिनलों को चुनना है कि हिटलर को चुनना है। हम लोग सत्ता में आएंगे तो तुमको एम्प्लॉयमेंट देंगे, सबको खाना देंगे, नौकरी देंगे, हमारा जितना भी इंजस्टिस हमारे साथ हुआ है, मित्र राष्ट्र ने किया है, अलाइड पावर ने किया है, सब इंजस्टिस को हम लोग अंडू करेंगे, यानी वापस करेंगे, उनसे बदला हम लोग लेंगे जरूर। और हिटलर ऐसे नहीं बोलता था, जब भाषण देता था ना तो लगता था कि उसका भाषण सुन के लोग पागल हो जाता था। जो भाषण देता था, बहुत शानदार स्पीकर था वो, बहुत शानदार इफेक्टिव स्पीकर था मित्रों। ऐसे एकदम जब चिल्लाता था मैंने अपने भाषा में, जिस तरह मोदी जी चिल्लाते हैं, मोदी जी में हिटलर का थोड़ा सा मैंने भाषण के रेस्पेक्ट में आता है, तो जब चिल्लाता था ना तो पूरा एकदम समा बांध देता था। छोटा भी काम करेगा ना तो लगेगा बाप रे हिटलर कितना बड़का काम किया भाई। एगो छोटा सा पुलों का उद्घाटन करना हो, कहीं फंक्शन भी करना होगा ना, परेड कराएगा, पहले स्वास्थ्य का ये करेगा, रिचुअल जो लोकल रिचुअल है उसको ऐड करेगा, तो लोग उससे बहुत तेजी से कनेक्ट हो गए हिटलर से। अब लोग को लगने लगा भैया हमारे देश का अगर कोई भला कर सकता है तो कौन है, हिटलर। इन सालों को कभी पसंद करेगा कोई? कांग्रेस जैसे बीजेपी का आया, कांग्रेस को लात मार के, वही हाल यहाँ हो गई। कांग्रेस 70 साल शासन किया, देश में गरीबी जा ही नहीं रही थी, बेरोजगारी जा ही नहीं रही थी, उसी को बीजेपी ने इनकैश किया। लोग को बोला मित्रों हमें लाइए, 15 लाख रुपए आपके खाता में देंगे, आपको जॉब देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, सबको सुरक्षा देंगे। आप देखिए जैसे 1932 में इलेक्शन होता है, इसका वोट होता है 37%। देखो प्रचार का कितना महत्व है, 37% वोट से जीतता है ये, और हिटलर वहां का चांसलर बनता है। अब तो असली मजा देगा ये। ऐसे हम तुम लोग अभी नोट्स वाला चीज नहीं बता रहे हैं, इसी कहानी को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखोगे तो नोट्स में हो जाएगा वो चीज़, इससे तुम लोग को याद हो जाएगा, इससे आसानी से याद हो जाएगा। हाँ नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो ये 1932 में ये हिटलर वहाँ का चांसलर बन जाता है, और कहानी कल हम लोग देखा जाएगा।